नमस्कार, अपनी डपली अपना राग के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। आजमगढ़ से गिरफ्तार आतंकी सबाउद्दीन आजमी पॉलिटिक्स की आड़ में आईएसआईएस जैसा आतंकी संगठन तैयार कर रहा था। 15 अगस्त के दिन ब्लास्ट की योजना थी, लेकिन उसे पहले ही पकड़ लिया गया। सबाउद्दीन आजमी ने युवाओं का ब्रेन वॉश कर अपने साथ जोड़ने का प्लान बनाया था। सबाउद्दीन आजमी राजनीतिक दल एआईएमआईएम के साथ मिलकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था। नगर पालिका माहौल के वार्ड नंबर 9 से सभासद का प्रत्याशी भी रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। गिरफ्त में आईएसआईएस आतंकी, हुआ बड़ा खुलासा। सियासत का नाम, आतंकी साजिश का काम। आजमगढ़ के मुबारकपुर से एटीएस ने एक आईसिस के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। ये बहुत ही चिंताजनक है, और चिंताजनक इसलिए भी है कि वो ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम का सदस्य है। इससे साफ जाहिर हो गया है कि ओवैसी साहब की पार्टी अब आतंकवादियों की पनाहगार बन गई है। एआईएमआईएम पार्टी का सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह आप देखते होंगे कि हर चुनाव में काम करती है। तो इसके लिए एआईएमआईएम पार्टी और उनके मुखिया ओवैसी जी और उनके जो अघोषित एलाइज भारतीय जनता पार्टी, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एआईएमआईएम का सदस्य आतंकी सबाउद्दीन आजमी। आईएसआईएस जैसा संगठन तैयार करने की कोशिश। एआईएमआईएम का टेरर कनेक्शन। असदुद्दीन ओवैसी की जो ये कट्टरपंथी सोच है, जो ये बार बार विभाजनकारी राजनीति है, उसके कारण ही आज ऐसे तमाम सारे लोग, युवा जो मतिभ्रमित होकर के कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित होकर के आतंकवाद की तरफ मुड़ रहे हैं, उसका एक जीता जागता प्रमाण है। एआईएमआईएम को अपनी राजनीति पर एक बार सोचना होगा कि क्या वो देश में आतंकवादी पैदा करेगी। मैं कहना चाहूँगा बीजेपी के लोगों से कि हम प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेते। उन लोग जेल के अंदर रहे, उनके ऊपर आतंकवाद के मुकदमे चले, वो अपने बारे में बात करें, हमारे बारे में इस तरीके की बात ना करें। एमआईएम पार्टी ना ऐसे लोगों का सपोर्ट करती है, ना ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लेती है। इधर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि इस मामले में गहन छानबीन की जा रही है और आतंक के मॉड्यूल को ध्वस्त किया जाएगा। आजमगढ़ के व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रश्न है, वो हमारी जो एटीएस है, एटीएस ने पहले भी इस तरह के मॉड्यूल बस्ट किए हैं, और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो एक हाईली रेडिकलाइज्ड यूथ है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए विभिन्न आतंकी संगठनों के व्यक्तियों के द्वारा जुड़ा हुआ था तथा एक आईडी बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था, और इस संबंध में कुछ रिकवरी भी उसके पास से हुई हैं, और इसके अतिरिक्त जो अन्य सूचनाएं मिली हैं उसको हम अभी डेवलप कर रहे हैं, और आगे भी इसमें इसको हम पुलिस कस्टडी पे, रिमांड पे लेके इस चीज़ों को, विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। वो राजनीतिक पार्टी का सदस्य है, और राजनीतिक पार्टी का सदस्य होना कोई जुर्म की बात नहीं है, लेकिन ये मैटर ऑफ फैक्ट है, इसलिए ये चीज़ों को बताया गया है। और ये छद्म आईडी बना के, फेक आईडी बना के किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में पेनिट्रेट करने की भी इसकी कोशिश थी, और इस पहलू पर भी अभी और गंभीरता से विवेचना चल रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक दलों के खास मेहमान एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, एके जैन साहब पूर्व डीजीपी है, फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले धर्मेंद्र यादव आपके पास आ रहे हैं। राजनीतिक दलों के लोग अगर अपने यहां ऐसे लोगों को एंट्री देंगे जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनके मकसद और मंसूबे कुछ और हैं, तो फिर देश में अमन चैन कैसे कायम रहेगा?
अनुपम जी, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में आतंकवादी घटनाएं हुई, आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश और देश की सरकार क्या सो रही है? इसको किसी बड़े अनहोनी का इंतजार कर रही है? जब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र खुद ही आतंकवाद से घिरा हुआ हो, जिसके कार्यकर्ता आईएसआई के एजेंट बताए जा रहे हों, जिसे कार्यकर्ता बताए जा रहे हों कि ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। अभी आपने वहां का जम्मू कश्मीर का सुना होगा, इनका एक नेता था, इस तरह से ये लोग लिप्त हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही चाहती है कि इस तरह से जो प्रॉक्सी संगठन बना के देश में अस्थिरता पैदा की जाए, इससे लोगों को डिवाइड करने में आसानी होगी और उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में आसानी होगी और वो सत्ता तक काबिज हो जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये सबाउद्दीन तो एआईएमआईएम की आड़ में अपना एजेंडा चला रहा था, राजनीतिक दलों का चोला पहन करके वो अपना एजेंडा साधने की कोशिश कर रहा था। तो वही तो कह रहा हूं मैं, जो जिस राजनीतिक दल का आप नाम ले रहे हो वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम ही तो है। जब उसको जरूरत होती है किसी चुनाव में कहीं वोट काटने के लिए, तो उसके लिए फंडिंग कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो वो फंडिंग जो उनके पास आ जाएगा, तो जिसके पास गलत तरीके से पैसा आएगा, सिंह साहब आपकी बी टीम है, ये तो आरोप लगातार आप पर लगते रहे और अब समाजवादी पार्टी आप पर ही हमलावर है कि सरकार तो आपकी एक्शन तो आपको ले रहा है। अनुपम जी, अच्छा है, चोर अगर शोर मचाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन प्रदेश की जनता जानती है और आज मुस्कुरा रही होगी आज धर्मेंद्र यादव जी की इस बयान को देखकर कि आतंकियों का कनेक्शन किससे रहा है, सिमी को छोड़ने का कार्य कौन किया है। रामपुर में जब आतंकी घटनाएं होती हैं तो कौन छोड़ने का कार्य करता है? वाराणसी में जो विस्फोट करते हैं समाजवादी पार्टी उसको छोड़ने का काम करती है। और मैं तो कह रहा हूं, इसी आजमगढ़ में पहले भी बटाला हाउस में 2 लड़के जब गिरफ्तार हुए थे, सबसे ज्यादा पेट में किसके दर्द हुआ था? मुलायम सिंह साहब के पेट में दर्द हुआ था और धर्मेंद्र यादव जी के पेट में दर्द हुआ था। आज वाले धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। सांसद धर्मेंद्र यादव, मैं कह रहा हूँ राजनीति से तो प्रेरित होकर आज बयान देना ही नहीं चाहिए। इस तरह मैं संसद में जब हमला हुआ था तो आपको लेबर पेन होने लगा था। जब कंधार में आतंकवादी छोड़ने गए थे आपके पार्टी के लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो आपको लेबर पेन हो रहा था, तो वो लेबर पेन आपको दिखाई नहीं दे रहा था। वही कह रहा हूँ, आप इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है क्या? अब उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियां चल रही है तो उसे आपके पेट में लेबर पेन हो रहा है, तो आप अपने लेबर पेन को दूसरे के ऊपर थोप दे, ये तो जनता बर्दाश्त करेगी नहीं। जनता भी इस कार्यक्रम को सुन रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों के साथ मिल करके पूरे देश में अस्थिरता फैला रही है, पूरा देश अस्थिर है, हिंदुओं का गला काट दे रहे हो, पुजारियों की हत्या करवा दे रहे हो, इससे ज्यादा क्या करवाना चाहते हो इस देश में? बताइए, इस प्रदेश में और क्या करवाना चाहते हो? मैं 10 घटनाएं बता दूंगा। उरी हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, तब आपको लेबर पेन नहीं हुआ। उरी हमला के बाद जब अक्षरधाम मंदिर पर हमला, एक एक करके अपनी बातों को रखिए। रुकिए सिंह साहब, रुकिए, रुक जाइए धर्मेंद्र जी, रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। के जैन साहब के पास चलेंगे। के जैन साहब, पूर्व डीजीपी हैं आप, सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या आतंकी संगठनों से जुड़े लोग यहां देश के अंदर रह करके, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में रह करके, पॉलिटिकल चोला पहन करके, अपने आप को सामाजिक बना करके कुछ दूसरे मंसूबों पर काम कर रहे हैं? ऐसे लोगों को चिन्हित करना और राजनीतिक दलों को आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है कि आखिर हमारे राजनीतिक दलों में कौन लोग हैं। देखिए, बहुत से ऐसे यूथ पॉलिटिकल पार्टीज में एंट्री पा जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, वह इसमें बीच में राजनीति नहीं आनी चाहिए। अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य बन गया है, उस पॉलिटिकल पार्टी ने ये समझकर नहीं लिया है कि ये टेररिस्ट है या ये रेडिकलाइज्ड है, इसलिए हमको इसको लेना है। ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पर मेरी रिक्वेस्ट है ऐसी सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि जैसे ही ऐसी कोई बात संज्ञान में आए उसको तत्काल एक्सपेल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक संदेश जाना चाहिए समाज में कि ऐसे लोगों के लिए किसी भी राजनीतिक दल में कोई जगह नहीं है, समाज में कोई जगह नहीं है, और इनको और इनके साथियों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। जो आजमगढ़ के लोग हैं, मुबारकपुर के लोग हैं, आसपास इसके रहने वाले लोग हैं, उनको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि उनके यहाँ किस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी पनप रही थी, किस प्रकार का प्रशिक्षण वो लोगों को दे रहा था, किस प्रकार से आतंकवादियों से जुड़ रहा था, हैंडलर से जुड़ रहा था जो कि विदेश में बैठे हुए हैं। एटीएस ने बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और अभी तो इसमें बहुत कार्य होना शेष है, क्योंकि पूरा इंटेलिजेंस बेस्ड पूरा इनका ऑपरेशन होता है।
इसलिए अभी इसमें और समय लगेगा इसकी परतें खुलने में, और जब खुलेंगी सारी परतें तो बहुत से मॉड्यूल इसमें बस। बिल्कुल, मेरे साथ फाजिल अहमद भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फाजिल साहब, मुस्लिम लोगों को या मुस्लिम समाज के लोगों को उत्थान के नाम पर राजनीतिक दलों में जोड़ा जाता है, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब इस तरह की चीजें निकल करके सामने आती है, सबाउद्दीन जैसे लोग आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं और एक मॉड्यूल के तहत काम कर रहे हैं, तो ये काफी चौंकाने वाली बातें हैं। देखिए, मैं काफी हद तक डीजीपी साहब की बात से सहमत हूँ। ये गंभीर विषय है। कोई पकड़ा जाए किसी भी घटना में, उसको हम हिंदू मुसलमान से नहीं देख सकते। अगर हमारी एटीएस ने पकड़ा है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ न कुछ सबूत होगा। आगे चल के वो निर्दोष हो जाए वो अलग बात। अगर किसी को ये लगता है कि वो निर्दोष है तो उसके लिए मदद उसकी कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जब कोई इस तरह की घटना होती है तो हमें दलगत जात बिरादरी धर्म मजहब के चश्मे से उसको नहीं देखना चाहिए। अपराधी होता है, वो किसी भी समाज का हो सकता है। कोई गरीबी के नाम पे जुड़ जाता है, कोई रेडिकलाइज हो जाता है, किन बहुत से कारण होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। हम उसकी ना तो वकालत करते हैं और ना उसकी पैरवी करते हैं। अगर वो निश्चित नहीं, लेकिन सवाल ये है कि राजनीतिक दलों की आड़ में ऐसे लोगों की एंट्री क्यों होती है? ऐसे लोगों को क्यों पॉलिटिकल पार्टीज अपने यहाँ एंट्री देती हैं? सबसे आसान रिक्रूटमेंट जो होता है ना, जो सबसे आसान रिक्रूटमेंट होता है वो पॉलिटिक्स के अंदर होता है। किसी भी पार्टी में जुड़ने के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। वो 10 रुपए की पर्ची भी बहुत बाद में कटानी पड़ती। तमाम राजनीतिक दलों में व्यवस्था लागू भी है। किसी भी राजनीतिक दल में आप प्रैक्टिकल कानून, उसका मैनिफेस्टो क्या कहता है ये अलग बात है, लेकिन आप खुद ही देखिए कि कोई भी किसी पार्टी में जुड़ने के लिए कोई उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। वो जाके भीड़ में खड़ा हो जाता है नेता। अब आप देखिए वो श्रीकांत त्यागी किस तरह से बीजेपी नेताओं के साथ फोटो और संबंध और सारी चीजें जागी हुई, और वो क्या कर रहा था ये अब जाके लोगों को पता चला। तो राजनीतिक पार्टियों में शामिल होना सबसे आसान काम है। इसके लिए कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टियां तो और लोगों को बुलाती हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, चाहे वो बाद में वो क्या है क्या नहीं है, जब किसी घटना में उनका नाम आता है। सिंह साहब तो जवाब दीजिए भाई, ये तो श्रीकांत त्यागी को लेकर आप पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपके नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई थी और आप लगातार AIMIM के नेताओं। देखिए, सवाल नहीं अनुपम जी खड़ा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे सही बात कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के नजदीक जाकर बहुत सारे लोग फोटो खिंचवा लेते हैं। आप देखे होंगे चुनाव में भी ढेर सारे सवाल आदरणीय अनुपम मिश्रा जी भी समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछे थे कि अखिलेश यादव जी के साथ आजमगढ़ के फला आतंकवादी का फोटो कैसे है। तो इसके नाते इसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। सही बात है, राजनीतिक व्यक्ति जो है वो समाज में रहता है और समाज में ढेर सारे ऐसे लोग आते हैं मंचों पे। लेकिन समाजवादी पार्टी तो आपकी बी टीम बताती है AIMIM को, जिसका आतंकी पकड़ा गया है। सिंह साहब, देखिए, समाजवादी पार्टी तो बहुजन समाजवादी पार्टी को भी बताती है, जिसके साथ बुआ बबुआ का गठबंधन करते हैं, और कांग्रेस पार्टी से भी समर्थन लेते हैं। बोलने के लिए कुछ भी चाहिए। जो आदमी ये भी कह देता है कि ये जो वैज्ञानिकों की बनाई हुई वैक्सीन है वो भारतीय जनता पार्टी की है, तो प्रदेश की जनता जान रही है कि किसके बात का औचित्य है और कौन 500 सीटें विधानसभा में जीत रहा था। ऐसे बातों का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। और आज इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो आज शांति का प्रदेश है, एक विकास का प्रदेश है, खुशहाली का प्रदेश है, वहां इस तरह की चीजें अगर सक्रिय हो रही है तो एक चिंता का विषय है। और हमारे तो वैसी साहब मुस्लिमों में क्या संदेश दे करके माहौल खराब करना चाहते हैं और उसके बाद ऐसे लोग जो है उनकी पार्टी को ज्वाइन करते हैं? ओवैसी साहब के पार्टी का नाम ही देख लीजिए, एक धर्म के नाम से, और कोई भी ऐसी पार्टी भारत की नहीं होगी जो कहे कि मैं एक धर्म की राजनीति करता हूं। ओवैसी साहब के पार्टी का नाम ही एक धर्म और मजहब है। और ओवैसी साहब और उनके भाई का बयान देख लीजिए कि आधे घंटे में हम समाप्त कर देंगे, कुछ ही दिन रह गए हैं, जब मोदी योगी जी नहीं रहेंगे तब। फाजिल अहमद साहब, आपकी बात का जवाब तो बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे हैं कि देखिए उनकी पार्टी के नाम में ही एक मुस्लिम लिखा हुआ है, तो अब आप क्या कहेंगे? जब वो ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देंगे तो किसको एंट्री देंगे? देखिए, मैं MIM का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं कोई आधिकारिक रूप से नहीं कुछ कह सकता उन लोगों के बारे में, और ना ही उनका कोई समर्थक हूं मैं। वो अलग एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है अपने तरीके से, उनका अपना मैनिफेस्टो होता है, उस पर मेरा कोई विचार नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं और एक आम आदमी की हैसियत से किसी भी राजनीतिक दल की आलोचना समालोचना करने का मेरा अधिकार है। मैं उसी अधिकार के तहत किसी पर भी चर्चा करता हूं।
लेकिन सवाल ये है कि एमआईएम तो मुसलमानों के उत्थान की बात कर रही है, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, अगर मुसलमानों का उत्थान ऐसा ही होगा कि सबाउद्दीन जैसे लोग वहां पर एंट्री लेंगे तो वाकई में मुसलमानों का उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा, आपको लगता है? मुसलमानों के उत्थान की बात तो बीजेपी भी करती है, हम तो बीजेपी भी मुसलमानों के उत्थान की बात करती है, इस बात में नहीं करते। रहा सवाल कोई आदमी पकड़ जाए तो वो दोषी नहीं है, हम ये भी कहते हैं कि कानून नजर में जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो जाए तब तक हम उसको दोषी नहीं कर सकते। वो एक आरोपी है लेकिन दोषी नहीं है। पिछली सरकारों में भी यूपीए 1 यूपीए 2 में भी आपने देखा कई हजार नौजवानों को उन लोगों ने आतंकवाद के नाम पे पकड़ा। और इस सरकार आप एटीएस की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, एटीएस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एसएल सिंह साहब ये कह रहे हैं कि दोष सिद्ध नहीं होता, जब 15 अगस्त के दिन ब्लास्ट करने की योजना थी। एसएल सिंह जवाब दीजिए। ऐसे ही 121 आदिवासी दंतेवाड़ा में यूएपीए के तहत एनआईए ने पकड़ा उनको और 5 साल के बाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। देखिए, मैं कह रहा हूं अनुपम जी, संस्थाएं स्वतंत्र होती हैं और अपने तरीके से कार्य करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं, हो सकता है कि कोई चीज जो बरी हो गया हो उसमें कुछ ऐसी चीज रह गई हो या जो भी रहा हो, वो तो कोर्ट का मैटर है। लेकिन एजेंसियां अपना जो कार्य करती हैं बहुत पारदर्शिता से करती हैं और ढेर सारी इनपुट के आधार पे करती हैं। आप देखिए अनुपम जी, कल 3 लड़के नहीं तो फाजिल अहमद साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि आरोप है उसके बाद दोषी साबित ना हो, यानी कि एटीएस की कार्रवाई में भी बहुत लोग, मेरा ये कहने का मतलब अनुपम जी कि पिछली सरकारों में भी बहुत पकड़े गए थे लेकिन ज्यादातर लोग उसमें से बाइज्जत बरी होकर चले आए। धर्मेंद्र यादव जी, आपके वक्त की सरकार पर हमला हो रहा है कि आपके वक्त की जब थी सरकार उत्तर प्रदेश में तब बहुत से पकड़े गए थे लेकिन आदिवासी अभी दंतेवाड़ा केस में आतंकवादी मॉड्यूल मिला था और एनआईए कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। 5 साल का जेल में उनको बीतना पड़ा, 5 साल उनकी जिंदगी का कौन देगा? जवाब दीजिए। अभी बता रहा हूं, अभी कोर्ट में एक 21 रुपए का कोई केस था और 21 साल बाद उसका फैसला आया है। तो ये किसी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब भगवान की बनाई हुई प्रक्रिया पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। आज बहस जिस पे हो रही है उस बात पे बात करते हैं। अभी आपने अनुपम जी सुना होगा पीएफआई को बैन करने की बात हो रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं बता पाएंगे कि इनकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, कब पीएफआई बैन होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। पीएफआई पर कोई बैन लगा पाया? प्रदेश में अमन चैन है, एक जगह जिले में आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। इनके सांसद की भाषा आप देखिए, इनके पुलिसिंग की भाषा देखिए, ये उसके पर जवाब नहीं दे पाएंगे। जो मूर्ख बना रहा हो और एक जो विरोधी पार्टी का हो, क्योंकि आपकी किसी भी बात को मानेगा नहीं। इसलिए मैं चाणक्य की बातों का समर्थन करते हुए धर्मेंद्र जी के इस बयान का जवाब इस नाते नहीं दूंगा कि उस पर बहस में बैठे थे और सब कुछ बताया गया था कि समाजवादी पार्टी के समर्थन के नाते ऐसी चीजें उत्तर प्रदेश में फैली और बढ़ी क्योंकि वो भाईचारा कायम करने के नाम पर पीएफआई का बैन कर रही है। इस समय तो बीजेपी की सरकार है ना, वोट के लिए 6 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो वो किस पार्टी का इंतजार कर रही है? समाजवादी पार्टी जब केंद्र में आएगी तब उस पर बैन लगाएगी। आप उसका इंतजार करो तो बता दो जनता को कि आप इंतजार कर रहे हो, बैन नहीं कर सकते। एसएल सिंह साहब, धर्मेंद्र यादव जी, के जैन साहब, फाजिल अहमद साहब, वक्त की मेरे पास कमी है, इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है, कोई भी व्यक्ति अगर देश के अमन चैन में खलल डालने की कोशिश करेगा या माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर एक्शन होगा और ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी दल में क्यों ना हो, क्योंकि हमको अपना देश, अपना मुल्क बहुत प्यारा है। अपनी ढपली, अपना राग में आज बस इतना ही। नमस्कार।